हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ टॉक्स दैट मैटर। वो बातचीत जो आज पूरे हफ्ते में चलती रही। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेरी फेमस टॉपिक, और बहुत टाइम से जंतर मंतर पे डिबेट, स्ट्राइक, सब कुछ चल रहा है। दैट इज द हंगर स्ट्राइक डन बाय सोनम वांगचुक फॉर हिज डिमांड्स। स्टार्ट करते हैं पूरी हिस्ट्री से कि कैसे ये स्टार्ट हुआ, कैसे ये पूरा का पूरा मूवमेंट स्टार्ट हुआ एंड एवरीथिंग। सो दिवाकर, जस्ट गिव अस द कॉन्टेक्स्ट की स्टोरी स्टार्ट कहाँ से हुई। स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। हम सबको पता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सूर्यकांत, उन्होंने एक कमेंट करा था लॉयर्स के लिए, जो लॉयर जिनकी डिग्री नहीं होती है और फर्जी डिग्री से वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उनको उन्होंने कॉकरोच बुलाया था। तो ये फिर बाद में सोशल मीडिया पे ऐसा चला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अनएम्प्लॉयड यूथ जो है इस मुल्क में, जो कि काफी तादाद में, उनको कॉकरोच बोला। उसी बेसिस पे एक कॉकरोच जनता पार्टी बना और उसका जो मेन फाउंडर है वो पहले आम आदमी पार्टी का डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन था। वो बॉस्टन में रहता था। सोशल मीडिया पे ही ये पार्टी का इजाद हुआ। बहुत जल्दी 22 मिलियन फॉलोअर्स भी हो गए इंस्टाग्राम पे। ये जो आदमी है अभिजीत दिपके, वो यूएस से इंडिया आया। दिल्ली पुलिस ने उसको परमिशन भी दे दी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने के लिए, और फिर ये सिलसिला स्टार्ट हो गया। सबको लगा एक दो दिन में खत्म हो जाएगी। पहले दिन जो उसने करा था प्रोटेस्ट, उसमें 2000 लोग आए। फिर उसने बोला अगले शनिवार से फिर से करेंगे। तो अगले शनिवार जब फिर से करा, सबको लगा शनिवार खत्म हो जाएगा, पर वो चला जाएगा, पर वो कंटिन्यू होता रहा। वो 2-3 दिन ऐसे चलता रहा। फिर 2-3 दिन, एक हफ्ते हो गया। फिर जो सोनम वांगचुक है, जो पहले भी अनशन वगैरह करते रहे हैं लद्दाख रीजन में ऑटोनोमस बॉडी राइट्स के लिए, वो अब दिल्ली आ गए और उन्होंने अपना ओपन सपोर्ट दे दिया ये कॉकरोच जनता पार्टी। उन्होंने बोला कि ये जो बच्चों का भविष्य है, जो ये नीट पेपर लीक जिसपे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, और जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उनको रिजाइन देना पड़ेगा, ये बोल के उन्होंने अपने से अनशन पे बैठ गए। वीडियोस भी वायरल हो रही है जहाँ पे जो दूसरे कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर्स है वो लोग खाना खा रहे। एक फूड ब्लॉगर तो वहां पे रिव्यू करने भी चला गया, पर वो अनशन कर रहे हैं। आज उनका 20 दिन कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि अब 20 दिन हो चुके एक इंसान को भूखा रहे। जबकि कुछ लोग बोल रहे हैं शायद पीछे खा लेता होगा कुछ। वो तो चलो अन्ना हजारे आंदोलन के टाइम पे भी लोग बोलते थे, जो अन्ना हजारे के मूवमेंट से इत्तेफाक नहीं रखते थे, कि अब जो लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं, मैं पॉलिटिकल लोगों का बोल नहीं रहा हूँ या फिर जो आइडियोलॉजिकली अलाइंड लोग हैं उनका भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ जो आम लोग हैं, वो अब ऐसे सोच रहे हैं कि एक इंसान बच्चों के फ्यूचर के खातिर अब 20 दिन से खाना नहीं खाया है, और गवर्नमेंट ने अभी तक साइलेंस और इनडिफरेंस मेंटेन करा है। इसलिए मैं जो देख रहा हूँ कि बहुत लोग जो कभी कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं डालते, वो आज डाल रहे हैं सपोर्ट में सोनम वांगचुक के। तो ये है इंट्रोडक्शन कि कैसे ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ और अभी कहाँ पे है। अभी आपके हिसाब से ऐसा क्यों लग रहा है कि क्यों गवर्नमेंट अभी तक कोई डिस्कशन नहीं करना चाहती सोनम वांगचुक के साथ, यानी कि अभी तक कोई, आई थिंक ये मूवमेंट तक एक्नॉलेज नहीं किया गया है। क्या है कि गवर्नमेंट, इतना टाइम हो गया है, एक इंसान ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते होने वाले हैं, 3 हफ्ते से अनशन पे बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के साइड से कोई डिस्कशन नहीं हुआ। जैसे अभी आपने बोला अन्ना हजारे के टाइम पे, आई थिंक 11 दिन के अंदर ही गवर्नमेंट ने उनसे डिस्कशन करके वो उनका फास्ट तोड़वा दिया था, और लोकपाल बिल के अंदर फर्दर डिस्कशन स्टार्ट हो गई थी उसके लिए। बट वो सेम चीज यहाँ पे क्यों नहीं दिख रही। तो इसमें दो एस्पेक्ट है। एक, सोनम वांगचुक इससे पहले भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट लद्दाख में अनशन कर चुके, और जिसके एंड में वायलेंस वगैरह हो गया था, जिसके बाद इनको ऑलमोस्ट 6 महीने एनएसए के अंदर, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, जेल में रखा गया था। हम्म। तो ऐसा नहीं था कि ये पहली बार गवर्नमेंट सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक को लेजिटिमेसी नहीं दे रहे, उसको एक्नोलेज करके। पर यहाँ पे आप एक चीज समझो, ये जो अभी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं? जंतर मंतर पे। और जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने के लिए आपको परमिशन चाहिए, वो दी है दिल्ली पुलिस ने। और दिल्ली पुलिस डायरेक्टली आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जो कि अमित शाह का प्रोफाइल है, उनके अंदर। तो एक तरह से तो गवर्नमेंट ने ही उनको जब अलाउ कर रखा है कि आप वहां पे अनशन करो, तो एक तरह से इसका एक्नोलेजमेंट तो तभी हो गया। पर ये आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट ने सामने से आके क्यों नहीं नेगोशिएट कर रही है, जैसे हमने पहले देख रखा है। तो इसका जो सबसे मेन रीजन है कि गवर्नमेंट वाज होपिंग कि नीट का दोबारा एग्जाम भी हो गया और नीट का रिजल्ट भी आ चुका है। तो गवर्नमेंट को लगा ये जो एक मूवमेंट है, ये जो हंगर स्ट्राइक का मूवमेंट है, ये अपने आप से फिजल आउट हो जाएगा। कि चलो रिजल्ट भी आउट हो गया, एग्जाम भी हो गया, चलो भूल जाओ, आगे बढ़ जाओ, वैसा हो जाएगा। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जो होती है वो ऐसे प्रोटेस्ट को लेजिटिमेसी नहीं देना चाहती।
क्योंकि इनके दिमाग में रहता है कि अगर मान लो गवर्नमेंट इनकी डिमांड मान लेती है तो फिर कल को फिर से कोई दूसरा इशू उठा के फिर से अनशन पे बैठ जाएगा और फिर गवर्नमेंट को उसका भी मानना पड़ेगा। तो हमेशा गवर्नमेंट का ये एक बैलेंसिंग एक्ट रहता है कि माने या ना माने। तो अब क्योंकि नीट का रिजल्ट आ गया है तो उनको लगा कि अब ना मानने से भी चल जाएगा, क्योंकि जो पेरेंट्स है वो अब काउंसलिंग के लिए बिजी हो जाएंगे, किसको ध्यान रहेगा वैसा। पर मैंने नोटिस करा है कि अब जो गवर्नमेंट के सपोर्टर्स भी है वो बोल रहे हैं कि आइदर तुम इनके सारे डिमांड्स मानो, मान के इनका अनशन खत्म करवाओ, या इनको जबरदस्ती खाना खिला के फोर्सफुल फिट। हाँ फोर्स फीडिंग करके इनका अनशन तुड़वाओ, क्योंकि ये पहले हो रखा है। हाँ हमने देखा कि अन्ना हजारे के टाइम पे 11 डेज फास्टिंग चला, फिर गवर्नमेंट जो पहले उनको एक्नॉलेज नहीं कर रही थी, करी तो थी एक तरह से उनको वो जगह अलॉट करके, पर बाद में फिर उनका डिमांड मान लिया जन लोकपाल वाला और बाद में वो बिल पास भी हो गया। और उससे हमने देखा फिर जो बहुत सारे पॉलिटिकल लोग थे जो तब एक्टिविस्ट बने हुए थे उनकी पॉलिटिकल करियर्स भी बन गई। और तब एक डर था सबके अंदर कि अगर इसको अब लेजिटिमेसी मिल गई है तो अब शायद हर कोई फास्ट पे बैठ जाएगा, और ऐसा हुआ भी, बहुत लोग अब फास्ट पे बैठने लगे। पर किसी को अन्ना हजारे जैसा सपोर्ट नहीं मिला, तो इसलिए सबने अपना फास्ट तोड़ दिया कुछ ही दिनों में। अब गवर्नमेंट भी वही सोच रही थी कि पहले तो खुद से ही खत्म हो जाए, और अगर खुद से ना हो कि लोग बोले कि आप खत्म कर दो, पर इन्होंने कुछ भी नहीं करा। इनमें से जो आम लोग हैं वो बोल रहे हैं कि कुछ भी कराओ या आप प्रोटेस्ट खत्म करवाओ, आइदर इनके सारे डिमांड्स मानो या फिर इनको जबरदस्ती खाना खिलाओ। जो आप फोर्स फीडिंग का सुन रहे हो, दिवाकर ने जो बोला वो एक्चुअली में इंडिया में हो रखा है। आप मानोगे नहीं, आप सोनम वांगचुक के 20 दिन के फास्टिंग को बोल रहे हैं। देयर वाज वन गर्ल जिसने ऑलमोस्ट 16 साल तक फास्टिंग की। आप मान सकते हो 16 साल एक लड़की फास्टिंग कर रही है, और वो कैसे हो गया है? हाउ कैन इट बी पॉसिबल? कोई 16 साल तक कैसे हंगर स्ट्राइक फास्टिंग कर सकता है? इट हैपन्स बिकॉज एक मणिपुर में एक एक्टिविस्ट थी इयोम शमीला नाम से, जिनका मेन था कि, तो इयोम शमीला जो थी उनका सिर्फ एक ही डिमांड थी कि आसपा को मणिपुर से हटा दिया जाए, और स्टेट ने कभी उसको मानना ही नहीं। स्टेट हर बार क्या करती थी, वो फास्टिंग करती थी, उनको फोर्सफुली हॉस्पिटल में लेके जाती थी, ग्लूकोज चढ़ा के फोर्स फिट करा के कुछ टाइम तक उनको डिटेंशन पे रखती थी और फिर वापस छोड़ देती थी। और हंसी की बात यह है, जब भी वो छोड़ देती थी वो वापस अपना फास्टिंग स्टार्ट कर देती थी। इवन आपके अगर बहुत सारे लोगों को ने शायद से उनको याद भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, लेकिन वो बहुत फेमस हो गई थी अपना वो फीडिंग ट्यूब उनके नाक में हमेशा लगा रहते हुए देखते हुए। तो वो ऐसे हुआ, तो उन्होंने बहुत ऑलमोस्ट 16 साल तक उन्होंने ऐसे ही किया, और 16 साल बाद भी सुना नहीं। अभी भी आसपा अभी भी मणिपुर में एक्टिव है, वो डिमांड रखी नहीं गई, और 16 साल बाद उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वो और इसको और कंटिन्यू नहीं कर रही, और फिर उन्होंने छोड़ दिया था। सो द सेम थिंग जो यहाँ पे भी गवर्नमेंट, जो लोगों की डिमांड है कि सोनम वांगचुक को फोर्स फिट कराया जाए, बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। क्या एक इंसान जो सोच रहा है कि उसे, वो कॉन्सिक्वेंसेस जानता है कि वो अगर हंगर स्ट्राइक पे बैठा है क्या हो सकता है, तो एक साउंड इंसान ये अपनी बॉडी के साथ जो भी हो वो डिसीजन क्यों ले सकता है या नहीं ले सकता? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें दोनों राइट्स प्रोवाइड करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू लाइफ भी प्रोवाइड करता है और राइट टू प्रोटेस्ट भी प्रोवाइड करता है। एंड दिस इज समथिंग कि मैं एक हंगर स्ट्राइक करके अपने प्रोटेस्ट को आगे लेके दिखाना चाहता हूँ। ये हो गई एम शमीला की, जिन्होंने 16 साल तक स्ट्राइक किया, ये क्या। बट इंडिया की हंगर स्ट्राइक के साथ बहुत अच्छी हिस्ट्री नहीं रही है। मैं आपको कुछ पास्ट के बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हंगर स्ट्राइक बताना चाहता हूँ जिसने इंडिया की हिस्ट्री को काफी हद तक शेप किया। द वेरी फर्स्ट स्ट्राइक जो था पोटी श्रीमल्लू, जिन्होंने बहुत दिनों तक ऑलमोस्ट 58 डेज तक हंगर स्ट्राइक किया, लेकिन गवर्नमेंट ने फिर भी उनकी बात नहीं सुनी। 58 डेज बाद मर गए। एंड उसके बाद क्या हुआ, एक वाइड स्प्रेड रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ, और उनकी एक ही डिमांड थी, दैट इज तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए, जो आज आंध्र प्रदेश है। गवर्नमेंट ने जब तक वो जिंदा थे उनकी वो डिमांड सुनी ही नहीं, और जब मर गए और वाइड स्प्रेड वायलेंस हुआ, प्रोटेस्ट हुए, बहुत सा लोग आए, लोगों ने इतना ज्यादा गवर्नमेंट को वो किया, क्रिटिसाइज किया इस चीज के लिए, और उसके बाद हमारा आंध्र प्रदेश बना। सेम एक और सेम इंसिडेंट हुआ 1961 में, जब दर्शन सिंह नाम से एक और एक्टिविस्ट थे जो अकाली दल के लीडर थे उस टाइम पे, उन्होंने 78 तक हंगर स्ट्राइक किया। गवर्नमेंट ने फिर से उनकी डिमांड नहीं सुनी थी। उनकी डिमांड ये थी कि वो चंडीगढ़ को वापस पंजाब में ट्रांसफर करना चाहते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उनकी वो डिमांड नहीं सुनी थी, और 78 डे बाद उनका भी निधन हो गया। एंड उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट को फाइनली उनकी डिमांड सुननी पड़ी, क्योंकि उसके बाद अगेन सेम प्रोटेस्ट हुआ। ये हिस्ट्री, दो ऐसे केसेस हमारे सामने ही है। अगेन एक और बहुत फेमस केस जो अभी हुआ है, दैट इज 2018 में जीडी अग्रवाल का। जीडी अग्रवाल जो एक आईआईटी के प्रोफेसर थे, तो उनका एक मेन प्रोटेस्ट था कि
गंगा के अराउंड जो भी इलीगल माइनिंग होती है और उसको प्रोटेक्ट किया जाए गंगा को। उन्होंने 101 दिन तक अपना स्ट्राइक किया और हंगर स्ट्राइक किया, 101 दिन तक फास्टिंग की और उसके बाद उनकी भी मौत हो गई। लेकिन उस टाइम तक भी उनको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली और गवर्नमेंट ने उनकी नहीं सुनी। तो क्या हम यही देखते हुए जा रहे हैं कि अभी जैसे हमारा एक ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है कि गवर्नमेंट वेट करती रहती है कि वो शायद से फिजल आउट हो जाए, और फिर अंत में जब इंसान मर जाता है और उसके बाद फिर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट होते हैं, लोग आउटरीच करते हैं, एक बहुत बड़ा क्रियोटिक एनवायरनमेंट हो क्रिएट हो जाता है, जिसके अंतर्गत फिर गवर्नमेंट को फोर्सफुली वो चीज करनी ही पड़ती है। तो आर वी वेटिंग फॉर द सेम थिंग, सेम डेस्टिनी हम सोनम वांगचुक के लिए वेट कर रहे हैं यहाँ बैठ के? धीरे धीरे अपना हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू करते करते एक दिन मर जाएंगे और फिर दोबारा वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट होंगे और उसके बाद वो होगा। आई थिंक ये उस केस तक नहीं जाना चाहिए। वी वॉन्ट अ डिफरेंट एंडिंग, वी वॉन्ट अ एंडिंग लाइक अन्ना हजारे, कि जहाँ पे गवर्नमेंट एटलीस्ट, अभी शायद से गवर्नमेंट का जो भी स्टैंड रहा है वो शायद से फोरफ्रंट होके उनसे बातें नहीं कर सकती, लेकिन इस पॉइंट में वी ऑल वांट कि गवर्नमेंट एटलीस्ट एक बैक चैनल टॉक स्टार्ट कर दे सोनम वांगचुक के साथ, कि मे बी उनके डिमांड्स को वैसे एटलीस्ट उनके डिमांड को सुना जाए, एक्नॉलेज किया जाए और उसे आगे बढ़ाया जाए नेक्स्ट। इसमें इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो हम भूल रहे, तो बात ऐसी है कि ये तो पहली बार नहीं है सोनम वांगचुक ऐसा कर रहे, पर ये पहली बार है कि उनको इतना सपोर्ट मिला है। क्योंकि जो इशू था अभी तक का उनका जो भी प्रोटेस्ट का, वो था क्लाइमेट चेंज को लेके, लद्दाख रिलेटेड ऑटोनोमस बॉडी काउंसिल बनाओ, ये सारी जो चीजें थी वो रीजन स्पेसिफिक थी। अब जो टॉपिक ऑफ प्रोटेस्ट है वो है नीट का एग्जाम और गवर्नमेंटल एक मिनिस्टर का रेजिग्नेशन। ये नीट क्योंकि इतने बच्चे दे रहे, तो उनके माँ बाप, उनके भाई बहन, तो एक काफी बड़ा पूल ऑफ पीपल जो है इससे अब अफेक्टेड है। इसीलिए जो इस बार जो सपोर्ट है वो काफी हद तक नेशनल लेवल पे, जैसे अन्ना हजारे मूवमेंट को इसीलिए मिला जन लोकपाल बिल में, वो इसलिए मिला क्योंकि करप्शन वाज अ वेरी बिग इशू बैक देन ड्यूरिंग द यूपीए एरा। तो ऐसे ही होता है वो अग्रवाल जी के केस में, जैसे गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया और वो अग्रवाल जी का डेथ हो गया। यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हुआ, अगर सोनम वांगचुक को कुछ भी हुआ तो रास्ते पे लोग उतर जाएंगे, वायलेंट प्रोटेस्ट होगा, वो कंटेन करने में गवर्नमेंट को बहुत मुश्किलें आएगी। ऑलरेडी इंडिया में बहुत नेता और एक्टिविस्ट ऐसा बोल चुके हैं कि अब इंडिया में हमें जेंजी प्रोटेस्ट चाहिए नेपाल जैसा। वो ऐसे सपने देख रहे हैं कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का ओवरथ्रो हो जाएगा रिवॉल्यूशन से। तो आप एक्शन ना लेके, एक्शन क्या है, एक्शन आइदर इनका डिमांड मानो या फिर इनको खिलाओ और इनका प्रोटेस्ट बंद करवाओ। इन दोनों में से कोई एक्शन ना लेके आप हर दिन अपने अगेंस्ट जो लोग हैं और सोनम वांगचुक के जो सपोर्ट में लोग हैं उनकी संख्या बढ़ा रहे। हम वांगचुक को अगर कुछ हुआ, फिर यही लोग रास्ते पे उतर के तांडव मचाएंगे कि गवर्नमेंट को रोकना मुश्किल हो जाएगा। अभी मेरा जो मेन कंसर्न है दैट इज जो उन्होंने डिमांड की है कि एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन, और उनका जो रैशनल है कि वो चाहते हैं कि इससे एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो गवर्नमेंट के अंदर, कि और ताकि हम आगे भी फर्दर अगर कुछ ऐसा होगा तो हम फिर दोबारा उनको अकाउंटेबल ठहरा ठहरा सके। तो दिवाकर, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। अभी हम सब जानते हैं कि रिसेंटली अभी दोबारा अंडर द मोदी गवर्नमेंट की एक रीशफलिंग होती है कुछ सालों में। तो अगेन कैबिनेट मिनिस्टर में हर एक चीज अभी कुछ टाइम पे रीशफल होने वाला है आफ्टर दिस पार्लियामेंट सेशन, कि अगेन हमें न्यू मिनिस्टर्स न्यू न्यू कैबिनेट संभालते हुए दिखेंगे। तो व्हाट इज द टेक, क्यों क्यों ऐसा हो रहा है कि ऑलरेडी एनीवेज शफलिंग तो गवर्नमेंट को करनी ही है, वो करने ही वाले हैं, तो किसी एक को रिजाइन करके वैसे कर आगे क्यों नहीं किया जा रहा? हाँ, उसका सिंपल रीजन ये है कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि अगर किसी के प्रोटेस्ट करने से और रेजिग्नेशन मांगने से गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर रिजाइन कर देता है, तो इसके बाद से जो भी ऐसा कोई भी इशू होगा इंडिया में, ये प्रेशर बन जाएगा कि उसने रिजाइन दिया था तो अब तुम भी दो। मुझे याद है ये जो रेजिग्नेशन देने वाला जो सिस्टम है वो शुरू हुआ था लाल बहादुर शास्त्री के साथ, जब वो रेलवे मिनिस्टर थे और एक्सीडेंट जब हुआ था तो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। वो मुल्क अलग था, ये मुल्क अलग है। वी आर नॉट लिविंग इन 1950s एंड 60s, वी आर लिविंग इन 2020s। इसमें इशू क्या है कि जिस मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दे दिया पब्लिक प्रेशर में आके, उसका पॉलिटिकल करियर उसी दिन खत्म हो जाता। इसका प्रूफ ये है कि जो पहले के रेलवे मिनिस्टर थे सुरेश प्रभु,
मैं जानता था ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट रेलवे मिनिस्टर्स इंडिया है। फिर बहुत ज्यादा रेलवे के एक्सीडेंट्स होने लग गए, हमने देखा था बीच में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए थे, तो उन पे काफी प्रेशर बन गया था। तो उसके बाद उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था, आज वो लाइमलाइट से हट चुके। तो द मोमेंट धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन्स, दैट इज द एंड ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर वर्चुअली। तो उनको भी पता ही है, वो ऐसा सोच रहे कि जब तक मुझे अब निकाला नहीं जाता मैं खुद से नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर गया तो फिर मेरा यही पे ही चैप्टर कंप्लीट है। आई थिंक गवर्नमेंट को एक और चीज का डर है, दैट इज कि अगर कंटिन्यूअसली हम हर कोई स्ट्राइक करता रहे, ये करे, तो दैट बिकम्स अ टूल। जैसे आप सामने वाले को बुली कर रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट को बुली कर रहे हो, ये कर रहे हो, इफ और इवन किसी भी साइड को आप बुली कर रहे हो। मैं एक लोगों को एक बहुत फेमस एग्जांपल जो हम सब ने पढ़ा भी होगा, दैट इज द हंगर स्ट्राइक डन बाय महात्मा गांधी। वो बहुत पुराना हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है कि जब ब्रिटिशर्स ने पास किया था कि सेपरेट इलेक्टोरल्स फॉर द एससी कम्युनिटी स्पेसिफिकली, तो हाँ उनके फेवर में सबसे ज्यादा थे वो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। वो पूरा उसको सपोर्ट करते थे कि एससी कम्युनिटीज का एक सेपरेट इलेक्टोरल बने। लेकिन महात्मा गांधी बिल्कुल उसके अगेंस्ट थे। वो सोचते थे कि अगर वो सेपरेट इलेक्टोरल बना तो वो एक हिंदू कम्युनिटी में इंटरनल डिवाइड क्रिएट कर देगा, और वो नहीं चाहते थे। तो उन्होंने अपना फेमस हंगर स्ट्राइक स्टार्ट किया, और वो हंगर स्ट्राइक इतने टाइम तक चला कि एंड में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आके गांधी जी की सारी डिमांड्स माननी पड़ी। और फिर फाइनल डिस्कशन में उनका यही हुआ कि अब उनको रिजर्वेशन मिला, एससी एसटी और लोअर का अनरिजर्व कम्युनिटी और रिजर्व कम्युनिटीज को, बट इलेक्टोरल सेपरेट नहीं हुआ। सेम इलेक्टोरल के अंदर उनका रिजर्वेशन मिला जो आज तक चलता हुआ रहा है। बट उस टाइम पे भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यही किया था, दे कि वही बोलते रहे कि उनका ये डिसीजन नहीं था, उनको वो डिसीजन मानना पड़ा, क्योंकि अगर महात्मा गांधी की उस समय डेथ हो जाती तो सारा ब्लेम उनके ऊपर बहुत आता। बिकॉज ऑफ दैट कंटिन्यूअस प्रेशर उनको वो डिमांड माननी पड़ी। लेकिन वो भले ही वो उस डिमांड को सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उनको माननी पड़ी क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो यही गवर्नमेंट के साथ भी हो जा सकता है कि कोई अगर बहुत ही ज्यादा फेमस इंसान जिसकी बहुत अच्छी पब्लिक में रेपुटेशन हो, बहुत अच्छा लोग मानते हो, वो अगर वो ऐसी कंटिन्यूअस हंगर स्ट्राइक करने लग जाए और गवर्नमेंट उसकी डिमांड नहीं मान रही, तो एंड में वो आर्म ट्विस्ट किया जा रहा है कि उनको वो डिमांड मनवाने के लिए। तो गवर्नमेंट को जो मेन कंसर्न रह रहा है कि अगर हम ये एक डिमांड मानने लगे तो कंटिन्यूअसली और भी ऐसे ही लोग डिमांड करने शुरू कर दे सकते हैं। अन्ना हजारे के मूवमेंट के टाइम जो प्रोटेस्ट हुआ था, तो सबको लगा कि एक ए पॉलिटिकल प्रोटेस्ट चल रहा है, कि गवर्नमेंट है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। बहुत जो लोग सोनम वांगचुक से मिलने आ रहे, इन सब का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है क्लियर, और उनका आइडियोलॉजी भी क्लियरली डिफाइंड है। तो ये एक नॉन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है नहीं। तो ये हमें एक चीज समझना पड़ेगा, जो सोनम वांगचुक के पापा कांग्रेस के एमएलए हुआ करते थे, तो बहुत लोग ये वाला एंगल भी ढूंढ रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि ये प्रोटेस्ट जो है अब कब जाके खत्म होगा हमें नहीं पता, बट ये मेरा सिर्फ ये मानना है कि अब मिडिल ग्राउंड का कोई ऑप्शन नहीं बचा है, अब एक्शन का टाइम है। कोई भी एक्शन हो, इधर दिस और दैट, पर ऐसे हंगर स्ट्राइक नहीं चल सकती, क्योंकि अब एक इंसान के मरने और जीने की बात हो गई है ये। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जो रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा है, दैट इज इसरो। और कोई स्पेस रिसर्च या कोई न्यू स्पेस प्रोग्राम के लिए नहीं, ऑलमोस्ट 100 से 120 इसरो के एम्प्लॉयज ने रिसेंटली रिजाइन दिया है या फिर वॉलेंट्री रिटायरमेंट ली है। और ऐसा क्या हो रहा है आज भी इसरो में अचानक से, दिवाकर, कैन यू? ये पहले इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट में छापा कि उन्होंने सोर्स बेस्ड लिखा कि 100 से 120 साइंटिस्ट ने अभी रिजाइन दे दिया है, जो ग्रुप है साइंटिस्ट है, जो गगनयान जैसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे। तो ऐसे तो रूटीनली इसरो से लोग जाते रहते हैं। जैसे एक स्टेटिस्टिक ये कि 2012 से 2024 तक 12 सालों में 700 वेटरन साइंटिस्ट ने रिजाइन दे दिया था। और 2004 के आसपास भी जो न्यूली रिक्रूटेड इंजीनियर्स थे, वो भी कुछ सालों में छोड़ गए, क्योंकि उनको आईटी बूम का फायदा मिल रहा था। तो अब ये रीजन इसका एक और है कि ये क्यों हो रहा है अभी, क्योंकि गवर्नमेंट ने 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया है इंडियन स्पेस सेक्टर, जिसके वजह से बहुत सारे अब प्राइवेट कंपनीज आ चुकी है जो स्पेस एक्स के मॉडल पे काम कर रहा है। जैसे नासा जैसे यूएस का है, ऐसे इसरो इंडिया का है। पर स्पेस एक्स जैसे एक प्राइवेट एंटिटी है, ऐसे इंडिया में भी पिक्सेल और ऐसे 2-3 और काफी फेमस
प्राइवेट कंपनीज आ गई। क्या हो रहा है कि जो वेटरन साइंटिस्ट है, जो अभी तक जो काम कर रहे हैं इसरो में, उनको 7 पे कमीशन पे वो लोग चल रहे हैं अभी। और प्राइवेट सेक्टर में अगर वो अभी जाएंगे तो उनको 50 से लेके 300% तक का हाइक मिल रहा है, स्टॉक ऑप्शंस मिल रहे हैं, और एक हम्म। न्यू एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में काम करने का भी मौका मिल रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर इसरो पे थोड़ा कम ही है, पर फिर भी है। और जो इसरो में अभी वर्कलोड बहुत ज़्यादा है क्योंकि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे एक साथ काम चल रहा है। ये सबको मिला के अभी ये न्यूज़ आई है। गवर्नमेंट ने तो बोला है कि ये सारा जो एग्जिट है वो रूटीन है, पर क्योंकि एक इंटरनल मेमो जारी कर दिया गया है कि आप किसी का वॉलंटरी रिटायरमेंट और रिजिग्नेशन ऐसे एक्सेप्ट नहीं होगा, वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के टॉप लेवल पे जाके डिलिबरेशन के बाद ही एक्सेप्ट होगा। तो ये सारी चीजें हैं, ये काफी सीरियस है हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। यानी कि मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहता हूँ कि लोग इसको लेके इतना शॉक क्यों हो रहे हैं, क्योंकि बहुत नॉर्मली होता है आज। हमें बहुत ज्यादा, इंडिया इज नोन फॉर इट्स ब्रेन ड्रेन, कि यहाँ पे टॉप रिसर्च टॉप साइंटिस्ट यहाँ से जाते हैं बाहर। बहुत बार रीजन होता है कि अपॉर्चुनिटी मिली, वो एनवायरनमेंट नहीं मिला, वो ओवरऑल कल्चर ही नहीं मिला जो साइंटिफिक टेम्परमेंट रखा है, या फिर उनको वो अपॉर्चुनिटीज दे। एक बहुत फेमस मीम है जो इंडिया में चलता है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा यूएस। हाँ, सही बात है, सही बात। पर उसमें आई थिंक एक डिफरेंस ये है कि जब हम उस कंटेक्स्ट में बात करते हैं, तो जैसे कोई आईआईटी से पास आउट हुआ हो, आईआईटी बॉम्बे से, सब्सिडाइज एजुकेशन इंडिया में लिया, अब मास्टर्स के लिए बाहर अप्लाई कर लिया, और फिर वहां पे मास्टर्स करने के बाद फिर यूएस में ही सेटल हो गए, वहां पे ही नौकरी करने लगे। ये काफी कॉमन सिनेरियो। ये थोड़ा सा अजीब इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये जो साइंटिस्ट है जिनके बारे में बोल रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी डिकेड्स अपना इसरो में ही गुजारा है। तो ये नहीं था कि उन्होंने बाहर कहीं पे पढ़ाई करके वहां पे रुक गए। तो ब्रेन ड्रेन इवन दो इससे रियलिटी, वो ऐसा नहीं होता है कि इंडिया से उठ के कोई अचानक से यूएस चला गया। वो वहां पे एक सिस्टम के थ्रू जाता है, पढ़ाई करता है, वहां पे नौकरी करता है, वहां पे सेटल होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक जो इसरो जैसी एक बड़ी जो एक नेशनल एसेट है, वहां पे सालों से काम करने वाले जो साइंटिस्ट है इतने बड़े पोस्ट पे, वो अब जा रहे हैं छोड़ के। तो इसीलिए लोगों के मन में ये आशंका आ रही है कि अब जो हमारे स्पेस प्रोग्राम्स है वो अब ढंग से चलेंगे कि या नहीं। हाँ। और वैसे अभी हमने रिसेंटली कुछ पॉडकास्ट पहले ही बोला था कि दिवाकर ने ही खुद बोला कि जो भी आईआईटी का बंदा है वो इसरो में ना जाके वो आईएएस क्यों बनता है, क्यों उसे पता है आईएएस के बाद पैसा है, इसरो में नहीं है। अब शायद से जो इसरो में है उन लोगों ने ये वीडियो देखी और उनको लगा कि अगर इसरो में पैसा नहीं है तो बाहर प्राइवेट सेक्टर में तो है। और क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर बूम कर रहा है स्पेस फील्ड में, तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही है, जहाँ पे बूम आएगा वहाँ पे अपॉर्चुनिटी आएगी। ऑब्वियसली जहाँ पे डिमांड होगी उसको मीट करने के लिए सप्लाई ऑटोमेटिकली उसके पीछे भी आना शुरू कर देगी। और अगर किसी भी एज अ रैशनल पर्सन जिसको जो इसरो में एज अ साइंटिस्ट काम कर रहा है, उसको फिर यही लग रहा होता है कि अगर उसे बाहर ज्यादा पैसे, ज्यादा अपॉर्चुनिटी, ज्यादा बेटर रिसर्च का मौका मिल रहा है तो वो क्यों ना जाए। तो एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो अपने लिए जो है वो बेटर हमेशा सोचने की कोशिश जरूर करेगा। वो उस जगह पे काम कर रहे होते हैं बिकॉज दे लव द सब्जेक्ट। बिकॉज बहुत ज्यादा अगर हम हिस्ट्री में भी देखें, या जो भी हमारे फेमस साइंटिस्ट है जो जिन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स या उस पर काम किया, मोस्टली जो भी साइंटिस्ट होते हैं दे गेट इन द वर्क बिकॉज दे एक्चुअली आर फोकस ऑन दैट फील्ड। वो उस फील्ड में, उस सब्जेक्ट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। और अगर साथ में कोई और प्राइवेट एंटिटी उनको उस सब्जेक्ट भी दे रही है, पैसे भी दे रही है, उनको वो रिकॉग्निशन और वो रिस्पेक्ट भी मिल रही है, तो शायद से इस क्यों नहीं जाएंगे वैसे भी लोग। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने 2023 में खुद इसरो में गया था, और इसी टाइम के आसपास चंद्रयान 3 का जब लॉन्च हुआ था, तो मैं गया था तब इसरो के हेडक्वार्टर्स में वो रिपोर्ट करने। तो जो जब मैं गया तो मैंने जो देखा वहाँ पे वही सरकारी माहौल है। प्राइवेट सेक्टर में तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट्स होते हैं। एक प्रोजेक्ट जो इंडियन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, इसरो में अगर 10 साल लग रहे हैं तो प्राइवेट में ये 5 साल में ही करने की एक्सपर्टीज और टाइमलाइन रहेगा। मैंने तो एक लिंक्डइन पे ऐसा भी देखा था, एक इंसान जो मेरे कनेक्शन में है, वो पहले इसरो का साइंटिस्ट था, फिर उसने एक जो टॉप
प्राइवेट इंडिया में एक कंपनी है, उसके साथ जुड़ा रहा कुछ साल, और अब वो उसने अपनी खुद की कंपनी शुरू कर ली, क्योंकि उसको भी पता है अब इस एरिया में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, मेरे पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है, आई कैन मेक मिलियंस एंड आई कैन टेक इंडिया टू न्यू हाइट्स। तो सब कुछ मिला के एक जॉब सेटिस्फेक्शन, फाइनेंशियल कंफर्ट, और दे हैव द मेरिट टू क्रिएट समथिंग बिग, मच बिगर देन देमसेल्व्स। हाँ, तो बीच में अभी पीएम चेयर फेलोशिप एक लॉन्च हुआ था, उस पे स्टेम फील्ड में एक्सपर्टीज जिनकी है, एआई मशीन लर्निंग में एक्सपर्टीज है, वहाँ पे उनको अप्लाई करने के लिए बोला गया था। और जो सैलरी स्ट्रक्चर था जो मैंने देखा था, वो जो यूजुअली सरकारी नौकरियों में जो स्ट्रक्चर रहता है उससे काफी ज्यादा था। मतलब इट वाज एन अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट पीपल टू दिस गवर्नमेंट सेक्टर, और ताकि वो अपना एक्सपर्टीज दे, और इंडिया इंडिया को सेमीकंडक्टर्स और एआई, मशीन लर्निंग, क्वांटम फिजिक्स, ये सारे इम्पोर्टेंट स्पीयर्स में ये एनकरेज करे कि वो यहाँ पे आके ज्वाइन करे। तो अब शायद ऐसा हो सकता है कि अभी जो ये एक्सोडस हुआ है इतने सारे साइंटिस्ट का इसरो से, तो ये जो इनके जो पैकेजेस वगैरह है वो अब बहुत ही ड्रास्टिकली बढ़ा दें, ताकि इनको थोड़ा सा इंसेंटिव रहे कि ना छोड़ के जाने का। या फिर एक नॉन कम्पीट क्लॉज भी ऐड कर सकते हैं कि आप एक साल तक वहां पे किसी कोई प्राइवेट सेक्टर में या फिर ऐसे किसी कंपनी में ज्वाइन नहीं कर सकते, ये भी हो सकता है। या मैं यहाँ पे एक सिंपल सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे फ्रेंड ने खुद बताई। वो एक रिक्रूटमेंट एजेंसी में काम करता है एज अ रिक्रूटर। तो उनके पास भी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट आई थी जो हायर करना चाहते थे अपने अंडर कुछ इंजीनियर्स को। और जो हमने ऑब्जर्व किया, जो उनको भी बोला गया कि वो जो जिस लेवल ऑफ एक्सपीरियंस और जो मांग रहे थे, वो उसमें क्या हो रहा था कि वो बोल रहे थे कि इतने सर्टेन लेवल ऑफ इंजीनियर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस में वो एक पर्टिकुलर सैलरी प्रोवाइड करना चाहते हैं जो उनका मीन, वो जो एक्सपर्टीज चाहते हैं और वो जो सैलरी दे रहे हैं वो बहुत मिसमैच कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में उन लोगों को उससे कहीं ज्यादा सैलरी मिल रही है। तब उन्होंने ये मेजर कंसर्न उन्होंने उनको भी बताया। मैं वहाँ पे उस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लेना चाहता, बट वो उनको एड्रेस किया कि ये ऐसा है, और उनको भी पता है कि ये इशू है कि उनके वो जो सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं वो मार्केट रेट से कम है। बट उन्होंने क्या बोला, उन्होंने जो बोला वो बहुत फनी था। उन्होंने बोला कि उनको बोलो कि ये गवर्नमेंट सरकारी नौकरी है, ज्यादा काम नहीं होगा, तुम आराम से वर्क लाइफ बैलेंस में रह सकते हो, तुम शांति से ज्यादा काम नहीं होगा, ज्यादा प्रेशर नहीं होगा, और गवर्नमेंट जॉब रहेगी तुम्हारी। तो आई थिंक ये एक ओवरऑल जो हमने कल्चर सेट कर दिया है कि गवर्नमेंट जॉब हो गई, तुम्हारे करियर सेट हो गया, तुम्हें स्ट्रगल और हसल करने की जरूरत नहीं, इतना पैसा क्यों मांग रहे हो जब तुम्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं हम इतनी ज्यादा। तो ये एक मेजर कंसर्न अब दिख रहा है। अब शायद से ओवर द टाइम धीरे धीरे अब क्या हो रहा है ना कि अब जितने हम न्यू न्यू जो न्यू जनरेशन आ रही है, इवन जो धीरे धीरे जैसे लोग ग्रो कर रहे हैं, अब वो तो ऐसे जैसे टाइम धीरे धीरे चेंज होता हुआ जा रहा है, एक चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जॉब सिक्योरिटी अब लोगों के लिए इतनी ज्यादा जरूरी नहीं रह रही अगर वो स्किलफुल है। क्योंकि अगर मेरे पास वो स्किल्स है तो मुझे जॉब सिक्योरिटी की इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास जो स्किल है उसकी मार्केट में डिमांड है। तो मैं कहीं पे भी जाके वो मुझे कहीं ना कहीं और बेटर अपॉर्चुनिटी दे देगा। तो गवर्नमेंट जो बहुत सालों तक यही करती रही, बहुत एक नोशन बना रहता है हमेशा कि गवर्नमेंट जॉब का मतलब एक तुम्हें सिक्योरिटी मिल रही है, तो तुम्हें अब इतना हाई सैलरी क्यों डिमांड कर रहे हो, इतनी की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। वो फॉर्मूला शायद से अब धीरे धीरे और काम नहीं करेगा। अब आपको सेम सैलरी प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो आपको प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आप वो टैलेंट वो है अक्वायर कर सको, ताकि स्पेशली उन जगहों पे जहाँ पे आपको एक्चुअली में स्पेसिफिक सेट ऑफ एक्सपर्टीज चाहिए। जैसे हमारा डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, जहाँ पे आपको एक्सपर्टीज चाहिए एक स्पेसिफिक फील्ड की, एक स्पेसिफिक नीश की। वहां पे अब ये नहीं चल सकता कि हम उस इंसान को वो हम एक तरीके से जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। बिकॉज आप एक चीज समझिए, अगर उस इंसान के पास वो एक्सपर्टीज है तो उसको जॉब सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है, सही बात। क्योंकि उसकी जो एक्सपर्टीज है उसकी डिमांड मार्केट में है। और बिलीव मी और नॉट, उसकी डिमांड मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में और ज्यादा है। राइट। एक जो इसरो का साइंटिस्ट होगा उसकी डिमांड इंडिया में जो साइंटिस्ट हो, इंडिया में जो प्राइवेट सेक्टर्स होंगे उन पे ज्यादा होगी, और वहीं पे यूएस में जाओगे तो और ज्यादा हो जाएगी। तो ये गवर्नमेंट को अब शायद से कुछ चीजें समझनी होगी कि कुछ सेक्टर्स है जहाँ पे आप स्पेसिफिकली हायर कर रहे हो फ्रॉम द पीपल ऑफ अ सर्टेन स्पेसिफिक एक्सपर्टीज, तो आपको competitive ही रखना पड़ेगा मार्केट के अराउंड। नहीं तो दिवाकर ने जो बेस्ट ऑप्शन दे ही रखा है कि अगर आप बहुत ज्यादा स्टूडियस हो ये हो तो इसरो से बेटर आप आईएएस बनो, आपके पास बाद में बहुत पैसा आता है।
सही बात तो है। इसी नोट पे मैं इस हमारे आज के पॉडकास्ट को एंड करना चाहूंगा। लेट्स मीट नेक्स्ट वीक विद सम न्यू टॉपिक्स एंड न्यू थिंग्स टू डिस्कस।